स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 15 अगस्त 1947 का वो दिन जिस दिन भारत ने ब्रिटिश राज से आजादी पाई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस दिन पूरे भारत ने आजादी नहीं पाई थी? जी हां, इसके पहले आप कुछ और सोचें। मैं आपको बता दूं कि उस वक्त भारत के कई सारे हिस्से, जैसे कि पौंडीचेरी, जैसे कि माहे, यानाम, कराईकल, ये फ्रांस के कब्जे में थे। और कुछ हिस्से जैसे कि गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, ये पुर्तगाल के हिस्से में थे। पुर्तगाली कॉलोनीज दोस्तों पिछले 450 वर्षों से यहां पर बनी हुई थी और ब्रिटिश के जाने के बावजूद भी पोर्चुगीज भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से पोर्चुगीज गोवा को आजाद करने के लिए फाइनली उनको मानना ही पड़ा? और इस पूरे संघर्ष की क्या कहानी है? गोवा के ऊपर पोर्चुगीज रूल क्यों स्टैब्लिश हुआ और किस तरीके से गोवा की जनता ने संघर्ष करके पोर्चुगीज शासन को समाप्त किया? आज के इस एपिसोड में हम इसी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मेरा नाम है अभिषेक सिंह राठौर। दोस्तों, आज यानी कि 18 दिसंबर गोवा का एक ऐसा दिन जो शायद वहां के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया और जिसके तहत अगले 36 घंटों के अंदर पोर्चुगीज आर्मी की मौजूदगी को नेस्तनाबूद करके और भारत ने गोवा को न सिर्फ स्वतंत्र कराया बल्कि जल्द ही गोवा भारत का अभिन्न अंग बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि गोवा भारत के मैप में कहां पर स्थित है, तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में बहुत ही छोटी सी जगह है गोवा। लेकिन यह छोटी सी जगह इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों थी कि यूरोप के सबसे पहले कॉलोनियल पावर्स में से एक पुर्तगाल ने इसे अपना बेस बनाने का डिसीजन लिया। तो दोस्तों, दरअसल में यह किस्सा है 1453, यानी कि वो वर्ष जिस वर्ष पहली बार यूरोप को इस बात की जरूरत महसूस हुई कि उन्हें एशिया तक, खासकर भारत और चाइना तक और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचने के लिए एक इंडिपेंडेंट ओशनिक रूट की जरूरत है। दरअसल में ऑटोमन तुर्कों ने न सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया बल्कि उनके द्वारा लगाए गए जितने भी टैक्सेस थे वो यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए काफी महंगे पड़ने वाले थे। तो दोस्तों, जद्दोजहद शुरू हो जाती है कि किस तरीके से अटलांटिक ओशन से होते हुए एक इंडिपेंडेंट रास्ता तलाशा जाए जो कि सीधा उन्हें भारत पहुंचा दे। अब इसी रास्ते की तलाश स्पेनिश और पोर्चुगीज दोनों ने शुरू की। आगे चलकर के तय हुआ कि पुर्तगालियों को पूर्वी दुनिया और स्पेनिश को पश्चिमी दुनिया में खोज करने, वहां पर कॉलोनाइजेशन करने और वहां के लोगों के साथ व्यापार करने की मोनोपोली दी जाएगी। अब देखिए, मैं इस बात के डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वो एक अलग ही मुद्दा हो जाएगा। बट इतना आपको जरूर बता दूं कि ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसाइलस एक ऐसी संधि थी जो कि दोस्तों 1494 में होती है बिटवीन स्पेन एंड पुर्तगाल विद द मीडिएशन ऑफ द पोप, जिन्होंने 1492 में जब कोलंबस ने, स्पेनिश बेसिकली ट्रैवलर था, जो वोयाजर था, उसने जब US और एक तरीके से पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट की खोज का काम किया, हालांकि उसने सिर्फ और सिर्फ बहामास के इलाकों को जो है डिस्कवर किया था। आगे चल करके अमेरिगो वेस्पुशी ने बाकी का पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट ढूंढा था, लेकिन फिर भी स्पेन के हिस्से में आया पश्चिमी जगत और पुर्तगाल के हिस्से में आया पूर्वी जगत। अब दोस्तों, पूरब में स्पाइस आइलैंड्स, इनका मकसद था वहां तक पहुंचना, जिसके लिए भारत पहुंचना कंपलसरी था। तो शुरू होती है एक ऐसी खोज जिसके तहत भारत तक का समुद्री रास्ता अलग अलग ट्रैवलर्स ने खोजने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, उनमें सभी में नाम आता है बार्थोलोम्यू दियास का। बार्थोलोम्यू दियास दरअसल में 1497 तक आप देखें कि केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने में कामयाब रहे। केप ऑफ गुड होप कहां पड़ता है दोस्तों? तो केप ऑफ गुड होप जो है ये पड़ता है बेसिकली साउथ अफ्रीका में। आप देखें केप टाउन है ना, वहां
तो इसके साथ पोर्चुगीज जो हैं इस उम्मीद में आ जाते हैं कि वो अब भारत जल्दी ही पहुंच जाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट ट्रैवलर जो है वो आता है वास्को ड गामा। देखिए वास्को ड गामा की स्टोरी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गोवा में आज एक शहर वास्को ड गामा कहलाता है। दरअसल में दोस्तों गोवा की अगर बात की जाए ना, गोवा दरअसल में न जाना जाता था गोपाकपट्टन के नाम से, और इसकी ऐतिहासिक यात्रा शुरू होती है सातवाहन वंश से, आगे चल करके यहाँ पर सिलहराज और साथ ही साथ जो है कदम्ब डायनेस्टी या कदम्ब वंश के लोगों ने भी राज किया। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली गोवा हिस्सा बनता है एक ऐसे साम्राज्य का जो शायद उस समय सबसे महान साम्राज्यों में से एक था। दोस्तों ये हिस्सा बहमनी साम्राज्य का बन जाता है। ध्यान रखिएगा, बहमनी उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स थे जैसे कि बीजापुर, तो बीजापुर जो है वो गोवा के ऊपर आधिपत्य जमा लेता है। होता क्या है, दरअसल में 1370 में विजयनगर एम्पायर उसने गोवा के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच की आपसी झड़प जो है वो लंबे समय तक चलती रही और अल्टीमेटली गोवा ये गया बहमनी सुल्तानों के कब्जे में। ठीक है, अब बहमनी सुल्तानों के कब्जे में गोवा था तो उनके लिए काफी एडवांटेज था, क्योंकि यहां पर काफी बेहतरीन ट्रेड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी और एक सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह जो है ना, एक पोर्ट अवेलेबल था। तो दोस्तों इसी पोर्ट तक एक्सेस ये हम लोग देखेंगे कि जब पोर्चुगीज यहां पर अराइव होते हैं तो इसी पोर्ट पर एक्सेस करने का डिसीजन होता है। पर वो डिसीजन कैसे हुआ आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो वास्को ड गामा जो है वो चलता है पुर्तगाल से 8 जुलाई 1497 को, और दोस्तों उसके साथ 4 जहाजों का बेड़ा था, 170 से ज्यादा नाविक थे, और जिसमें से कि ध्यान रखिएगा ये सभी के सभी पहली बार इतनी लंबी यात्रा पर निकल रहे थे कि उन्हें भारत तक पहुंचना है चाहे रास्ते में कुछ भी हो जाए। आपको बताते चले दोस्तों कि रास्ते में काफी सारे तूफान भी उन्होंने झेले, यहां तक कि एक समय तो ऐसी भी कंडीशन आ गई थी कि इनके जहाजों से एक शिप जो है वो अलग हट करके वो रास्ता भटक गया था, वो उन्हें जा करके केप ऑफ गुड होप से थोड़ा सा पहले ही उन्हें मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर ध्यान रखें तो वास्को ड गामा जो है ना, उनके अलावा जितने भी पुर्तगाल के उस समय के मशहूर सेलर्स और नेविगेटर्स थे वो इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं, जिनमें से मशहूर नाम अगर देखेंगे तो है ना, पेरो डी एलेंकर, पेड्रो एस्कोबार, जोआओ डी कोइम्ब्रा और अल्फोंसो गोंजाल्वेस, ये नाम उसमें शामिल थे। फिर दोस्तों अगर देखें तो ये अपनी जर्नी को शुरू करते हैं पुर्तगाल लिस्बन से, और समझने वाली बात यह है कि देखिए बेसिक ज्योग्राफी का अंदाजा उस वक्त यूरोपियंस को हो गया था, जिसके तहत उन्होंने कैनरीज की धारा का प्रयोग करते हुए पहले तो अफ्रीका के बिल्कुल है ना तट के नजदीक से होते हुए आगे बढ़े वो। उसके बाद दोस्तों उन्होंने प्रयोग किया साउथ अटलांटिक जायर का। अगर किसी को जायर्स के बारे में नहीं पता हो तो दोस्तों ओशनिक करंट्स जब एक सर्कुलेटरी मोशन में चलती हैं तो हम उसे जायर्स कहते हैं। तो आप देखें जरा कि किस तरीके से जायर्स का है ना यूज करते हुए इन्होंने आउटवर्ड अपनी जर्नी को आउटवर्ड रखा ताकि जायर्स इनको इनवर्ड जो है वो धकेलती रहे। इस तरह से ये पहुंचे कहां, केप ऑफ गुड होप पर। केप ऑफ गुड होप पर पहुंचने के बाद दोस्तों फिर इनकी जो जर्नी रहती है अब यहां से थोड़ा डिफिकल्टी शुरू हो जाएगी। अब देखिए जरा डिफिकल्टी ये है दोस्तों कि ओवरऑल अगर आप देखें तो वास्को ड गामा केप ऑफ गुड होप से आगे चल करके कहां पहुंचता है तो मोजाम्बिक पहुंचता है। ठीक है ना, मोजाम्बिक दोस्तों जब ये पहुंचता है ध्यान रखिएगा तो मोजाम्बिक में उसको थोड़ी हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ता है, वहां पर रूलर्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं थे। अब मोजाम्बिक से आगे निकल करके ये कहां तक जाएगा दोस्तों, तो ये मोम्बासा और मलिंदी, ये 2 लोकेशंस अगर आप देखें तो इन 2 लोकेशंस पर वो पहुंचेगा। और जब वो मलिंदी पहुंचता है तो मालिंदी में उसे ट्रेडर मिलते हैं, कुछ ऐसे ट्रेडर्स जो उसे रास्ता बताते हैं अप टू द कोझिकोड या कालीकट जिसे हम कहते हैं आज की तारीख में। हालांकि दोस्तों हिस्टोरियंस ये कयास लगाते हैं कि
ये शायद कोई अरबिक ट्रेडर था या कोई गुजराती ट्रेडर था, यहां तक कि मजीद मेमन करके जो है वो नाम भी लिए जाते हैं, बट इस पर हिस्टोरियंस एग्री नहीं करते हैं, एक नाम पर एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे अगर देखें दोस्तों तो बेसिकली 20 मई 1498 को कोझिकोड या कालीकट के तट पर पहुंचता है वास्को ड गामा, और उसके आने के बाद लोकल्स जो हैं दे वर थिंकिंग कि ये कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, एंड ही क्लेम्ड दैट ही इज अ रॉयल रिप्रेजेंटेटिव। हालांकि जब उसको दरबार में पेश किया गया और उससे पूछा गया कि व्हाट इज लुकिंग फॉर, तो उसने जवाब दिया कि ही इज लुकिंग फॉर द क्रिश्चियंस एंड द ट्रेड, यानी कि मैं राजा का दूत हूं, मैं व्यापार करने के लिए आया हूं और मैं क्रिश्चियंस को ढूंढ रहा हूं। दोस्तों ऐसा उसने क्यों कहा था? क्या केरला में या गोवा में पहले से क्रिश्चियंस रहते थे क्या? तो देखिए इसका जवाब तो है कि हां पहले से रहते थे, लेकिन दोस्तों वास्को ड गामा दरअसल में अरब्स से अच्छी तरीके से वाकिफ था, इस्लाम के फॉलोअर्स से अच्छी तरीके से वाकिफ था, लेकिन हिंदुइज्म के फॉलोअर्स को वो नहीं जानता था। तो क्योंकि इसने देखा कि यहां पर अरबिक्स या बाकी के इस्लामिस्ट जैसे कोई भी ना तो अटायर्स कैरी कर रहा है, ना तो उनके ऐसी कोई लैंग्वेज बोल रहा है, तो डेफिनेटली दे मस्ट बी क्रिश्चियंस, उसको ऐसा लगा। हालांकि बाद में ये उसको क्लियर हो गया कि द पीपल हु आर हियर दे आर नॉट दे आर नॉट क्रिश्चियंस, नाइदर दे आर मुस्लिम्स नॉट क्रिश्चियंस, बट मोस्ट ऑफ देम दे फॉलो अ पैगन रिलीजन। अब यूरोपियंस के लिए तो हिंदुइज्म एक पैगन रिलीजन ही था, है ना, जिसमें कि मूर्ति पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण थी। खैर वो बातें फिर कभी। अब देखिए यहां पर पहुंचने के बाद वास्को ड गामा जो है वो कंसेशंस की डिमांड करता है, लेकिन उसको साफ साफ बोला गया कि आप जो है एज यूजुअल प्रॉपर टैक्स पे करिए एंड देन यू हैव टू परमिट, यू हैव टू गेट द परमिट टू ट्रेड। इस बात से दोस्तों नाराजगी भी होती है और उसके बावजूद भी कोई कंसेशन नहीं मिलता, तो फिर वास्को ड गामा जो है वो जो थोड़ा बहुत उसके पास सामग्री थी, हालांकि उसने जो भी गिफ्ट्स दिए थे वो कुछ खास पसंद नहीं आए कालीकट के जैमोरिन को, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ट्रेड करने का अवसर दिया गया। ये बात अरब ट्रेडर्स जो उस समय मोनोपोली रखते थे उन्हें खास पसंद नहीं आई, और दोस्तों यही वो कारण रहेगा कि अरब्स के और पोर्चुगीज के बीच में काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। ये बात याद रखिएगा, अभी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं क्योंकि अरब्स ये भारत और यूरोप के बीच में ट्रेड को एक मीडिएटर के तौर पर, एक है ना कह सकते हैं फैसिलिटेटर के तौर पर असिस्ट कर रहे थे। उनको प्रॉफिट मिलता था, उनको शेयर मिलता था प्रॉफिट में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, आगे चल करके काम आएगी। अब देखिए यहां से क्या होता है कि अरब्स के साथ कन्फ्लिक्ट हुए और उसके बाद इनडिसिप्लिन भी उन्होंने दिखाया, और उसके बाद फिर क्या किया गया कि भाई जैमोरिन के द्वारा ये आदेश जारी किए कि आप जाइए वापस। हालांकि दोस्तों एग्रेशन का कोई फायदा नहीं हुआ शुरुआत में, और वास्को ड गामा वापस लौट गया। वो नेक्स्ट ईयर 1499 में वो वापस पहुंचता है पुर्तगाल अपने 2 जहाजों के साथ। 2 जहाज उसके डैमेज हो गए थे, तो 2 जहाजों में जितना सामान था दोस्तों उससे उसकी पूरी जर्नी का 60 गुना प्रॉफिट उसे मिलता है। यह बात पुर्तगाल में एक आग की तरह फैल जाती है, और उसके बाद शुरुआत होती है नए एक्सपेडिशंस की। दरअसल में दोस्तों उसके बाद कालीकट पहुंचने के लिए कैब्रल नाम का एक ट्रैवलर भी आता है, लेकिन कैब्रल वो गलती से ब्राजील पहुंच जाता है, और दोस्तों उसने गलती से ही सही लेकिन ब्राजील की खोज कर दी। ब्राजील एज अ कंट्री वो हमेशा से मौजूद था, लेकिन पोर्चुगीज के लिए या कहें कि यूरोपियंस के लिए वो अनजान था, तो ब्राजील तक का रास्ता उसने खोज लिया। उसके बाद वो भारत भी पहुंचा, और भारत पहुंच करके फिर उसने काफी ज्यादा उपद्रव मचाया। खैर, तो सवाल ये उठता है कि जब पोर्चुगीज अपना एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, ट्रेड अपना एक्सपैंड करना चाह रहे थे, तो ऐसे में गोवा कहां से आ गया पिक्चर में? देखिए गोवा की स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये पोर्चुगीज ने एक तरीके से पूरे के पूरे कोस्टल एरियाज को कैप्चर कर रखा है। पोर्चुगीज की एक सिंपल सी पॉलिसी होती थी जिससे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। दोस्तों ये ब्लू वाटर पॉलिसीज क्या है?
एक्चुअल में पोर्चुगीज ने डिक्लेयर किया कि वाटर या ओशन जो है वो उनकी टेरिटरी है। आप में से कोई भी अगर ओशनिक ट्रेड करना चाहता है तो उन्हें पोर्चुगीज की परमिशन भी लेनी पड़ेगी और पोर्चुगीज को टैक्स भी पे करना पड़ेगा, जिसे एक परमिट के थ्रू जारी किया जाता था और उस परमिट लेटर को कहते थे कार्टाज। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या हुआ कि पोर्चुगीज ने सारे के सारे चोक पॉइंट्स को कैप्चर कर रखा है। आप देखें जरा, 1498 में कालीकट पहुंचने के बाद, उसके बाद से लेकर के 1498 से और दोस्तों अप टू द मिड ऑफ द 15th सेंचुरी दे चोक्ड ईच एंड एवरी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द इंडियन ओशन। चाहे फिर आप इथियोपिया या फिर आप बहरीन या मस्कट को देखें या हॉर्मुज को देखें या फिर भारत के कोस्टल एरियाज में या श्रीलंका या फिर मलक्का या इवन मकाऊ जैसे इलाकों को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है, देखिए यहां पर जैसे 1505 में दोस्तों जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पोर्चुगीज टेरिटरीज का गवर्नर बनाया गया था, तब उनकी पॉलिसी थोड़ी अलग थी। उनकी पॉलिसी ये थी कि दे वुड बी ट्राइंग टू कंट्रोल द ट्रेड विच वाज गोइंग ऑन बिटवीन द इंडिया एंड द यूरोपियन कंट्रीज, विच वाज एक्चुअली मास्टर्ड बाय द अरब ट्रेडर्स। लेकिन दोस्तों इसके लिए जरूरी था कि वो अरब्स, खासकर जो है ना इजिप्शियन सपोर्ट से अरब ट्रेडर जो ट्रेड कर रहे थे, उनके ऊपर कंट्रोल पाए। जिसके लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पोर्चुगीज के 3 मेजर राइवल्स जो हैं उस समय निकल कर आते हैं। पहला राइवल था खुद इजिप्ट के मैमलुक्स। ठीक है, इजिप्ट के मैमलुक्स बेसिकली दोस्तों ये तुर्क ओरिजिन के सुल्तान थे और जो कि अरब ट्रेडर्स को बहुत फैसिलिटेट करते थे एंड जिनके शह पर ही अरब ट्रेडर्स अगर देखा जाए तो पूरे अरेबियन सी के मास्टर बने हुए थे दोस्तों। इसके अलावा ज़ैमोरिन ऑफ मालाबार, दोस्तों समुद्री नाम का ज़ैमोरिन जो है, ज़ैमोरिन यहाँ की एक तरीके से अगर टर्म देखें तो इट वाज द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द रूलर ऑफ द मालाबार। वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था इन फैसिलिटेटिंग द ट्रेड रिलेशंस बिटवीन द मालाबार कोस्ट एंड द अरब ट्रेडर्स। और तीसरा कंटेंडर दोस्तों ये था गुजरात का जो बेसिकली मुजफ्फरिड डायनेस्टी थी। मुजफ्फरिड्स एक्चुअल में अफगान ओरिजिन के हुआ करते थे। मैंने यहां पर पठान्स लिख रखा है, आप इनको मुजफ्फरिड डायनेस्टी भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 अलग अलग डायनेस्टीज, इन तीनों का अब अगर मैप में इनकी लोकेशन देखें दोस्तों जरा, तो देखिए जो ये राइट बेसिकली ज़ैमोरिन था, राइट ज़ैमोरिन जो है दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा कि ज़ैमोरिन ही यूज्ड टू रूल इन द मालाबार। राइट, अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली मालाबार का एरिया जो है वो ज़ैमोरिन के पास है। फिर दोस्तों जब ममलुक्स की बात करते हैं तो ममलुक्स के पास कौन सा इलाका है दोस्तों? ममलुक्स के पास जो है वो ये पूरा है ना अरबन, राइट पूरा अफ्रीका का और अरब का है ना इजिप्ट का पूरा इलाका है, कंट्रोल है। और फिर जब आप बात करते हैं पठान्स या मुजफ्फरी डायनेस्टी की, दोस्तों यहां पर महमूद बेगढ़ा रूल करता था। महमूद बेगढ़ा के पास जो है वो गुजरात, दमन, दीव, सैलसट, बसीन जैसे बड़े इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हुआ करते थे। अब ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स ओपोनेंट्स कैंप में हैं। तो इसके लिए दोस्तों होता क्या है, अब इसके लिए जब दूसरा गवर्नर जनरल जिसका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, 1509 में दोस्तों जब इसे अपॉइंट किया गया, तब इसके सामने एक ऑब्जेक्टिव दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव यह था कि वो अलग अलग चोक पॉइंट्स को कब्जे में करेगा, इंक्लूडिंग द हॉर्मुज, इंक्लूडिंग द मलक्का एंड ऑफ कोर्स द कोचीन। लेकिन दोस्तों अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को यह साफ साफ अंदाजा था कि अगर वो चाहता है कि इन तीनों पर इकट्ठा जो है वार किया जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास कोई ऐसा लोकेशन होना चाहिए जिस लोकेशन की मदद से वो एक साथ नजर रख सके। हालांकि दोस्तों उसने ऑलरेडी दीव पर कब्जा कर लिया था, है ना, उसके पास ऑलरेडी जो है वो कन्नौर और कोचीन के इलाके थे, तो मालाबार में तो उसकी मौजूदगी थी पोर्चुगीज की, लेकिन उनको मालाबार से ज्यादा सेफ लगता था कि वो अंजीदीव नाम की जो जगह है, जो गोवा के साउथ में एक आइलैंड है आज की तारीख में, अंजीदीव नाम की जगह से अगर वो उस इलाके पे मौजूद जितने भी
इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, अगर उस पर कब्जा कर लें, सो दे वुड बी एबल टू कंट्रोल द एंटायर ट्रेड इन द अरेबिक ओशन। तो यहां से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि किस तरह से अरेबियन ओशन के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है उसकी निगाह पड़ती है गोवा पर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर उसके सामने जो चैलेंजेस थे, जिसमें कि एक चैलेंज वो था गुजरात का मुजफ्फरिड डायनेस्टी, जिसको कि ऑलरेडी बैटल ऑफ दीव में डिफीट किया गया, नंबर एक। नंबर दो, द बैटल ऑफ कोच्चि। दोस्तों वहां पर आप देखेंगे कि कालीकट के राजा को डिफीट किया गया। तो अब एक जो चैलेंज बचा हुआ है वो है कि किसी भी तरीके से गोवा, जो कि बीजापुर के आदिल शाहियों के कब्जे में था, उसे छुड़वा लिया जाए। और आदिल शाही वो इतने कमजोर नहीं थे, वो इतने कमजोर नहीं थे। दोस्तों इजिप्ट के ममलुक्स भी कोई खास कमजोर तो नहीं थे। तो पोर्चुगीज के सामने अब दो चैलेंज थे। गोवा पर कब्जा करने के लिए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो बीजापुर के आदिल शाही डायनेस्टी को डिफीट करें। अब दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए वो मदद लेंगे किसकी? वो मदद लेंगे कृष्णदेव राय, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के राजा की मदद लेंगे। देखिए विजयनगर साम्राज्य अगर आप देखें दोस्तों, यहां पर ये साउथ में ऑलरेडी मौजूद है और ये डायनेस्टी बहमनी राज्यों के काफी ज्यादा अगेंस्ट थी और इसी वजह से गोवा के ऊपर कब्जा करने के लिए इनका सपोर्ट वो पोर्चुगीज को मिल सकता था। लेकिन राजा के सपोर्ट से बात नहीं बनने वाली थी, क्योंकि वो एक ऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट माना जाता। तो यहां पर दोस्तों रोल आता है किसका? यहां पर रोल आता है एक मिडिल मैन का, एक ऐसे व्यक्ति का जो कि अल्बुकर्क को आइडिया देगा कि आपको गोवा पर ट्राई करना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? ये व्यक्ति कौन था? बेसिकली इस व्यक्ति का नाम था तिमैया। क्या नाम था? तिमैया। देखिए तिमैया जो है, इसने आइडिया दिया अल्बुकर्क को कि यू हैव टू अटैक ऑन गोवा। और जिसके बाद दोस्तों गोवा पर अल्बुकर्क का जो अटैक होता है, तो सबसे पहला वाला अटैक इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ वॉक ओवर। जिस समय आप देखें कि बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान के द्वारा प्रोटेस्ट तो किया गया, बट ही कुड नॉट रेजिस्ट द कंट्रोल ओवर द गोवा टेरिटरी। इसके अलावा दोस्तों जो जो टारगेट्स दिए गए थे अल्बुकर्क को, जैसे कि हॉर्मुज या मलक्का या कोचीन या अदन, इन सभी टारगेट्स को उसने सेकेंडरी रखा और गोवा को उसने अपना प्राइमरी लॉन्च पोर्ट बनाने की कोशिश की। ठीक है, इसमें दोस्तों तिमैया ने क्या रोल किया? और तिमैया ये था कौन बाय द वे? तो तिमैया दरअसल में एक पायरेट के तौर पर पोर्चुगीज के द्वारा डिपिक्ट किया जाता है, लेकिन वो पायरेट से काफी ज्यादा था। वो एक नोबल ओरिजिन का व्यापारी था, जिसने विजयनगर एम्पायर के बढ़त के लिए बीजापुर सुल्तान के हाथों पोर्चुगीज को लड़ाने के लिए इस तरीके की है ना डिप्लोमेसी यूज की कि गोवा के ऊपर पोर्चुगीज की नजर पड़ गई। अब दोस्तों यहां पर तिमैया की एक्सपेक्टेशन ये थी कि पोर्चुगीज की मदद से वो बीजापुर के कंट्रोल से गोवा को आजाद कराएगा और गोवा को लेकर के वो विजयनगर के एम्पायर के साथ काफी ज्यादा अच्छा नेगोशिएट कर लेगा और ही विल बी लाइक हैविंग अ बिग एडवांटेज। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और गोवा ये आ गया किसके कब्जे में? ये आ गया पोर्चुगीज के कब्जे में। पोर्चुगीज ने तिमैया के साथ क्या किया? तिमैया को उन्होंने बहुत ही छोटी मोटी पोजीशन दे करके और बिल्कुल साइड में कर दिया। ठीक है, तो ये चीज जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, इससे हमें यह भी पता चलता है कि किस तरीके से आपका डिप्लोमेटिक डिसएडवांटेज जो है कई बार लिया जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों आइए समझते हैं कि गोवा पर जब पोर्चुगीज ने फाइनली कब्जा कर लिया तो फिर उसके बाद क्या होता है। देखिए दोस्तों 1518 इस वर्ष को आप याद रखिएगा। 1518 में गोवा को पोर्चुगीज डिक्लेरेशन के द्वारा, पोर्चुगीज लेजिस्लेटिव डिक्लेरेशन के द्वारा ऑफिशियली एक्सटेंशन ऑफ द पोर्चुगीज मेट्रोपॉलिटन एरिया ऐसा बता दिया गया, यानी कि अब वो एक सीधा डायरेक्टली रूल्ड टेरिटरी बन गया पुर्तगाल का। अब दोस्तों इसमें पोर्चुगीज के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गोवा में
बसना शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप गोवा की लोकल फीमेल्स, लोकल महिलाओं से शादियां करिए और जो पॉपुलेशन होगी आप मोस्टली उनको बैप्टाइज करें, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करें और मेक गोवा अ प्राउड टेरिटरी ऑफ द पुर्तगाल। एक तरीके से पुर्तगाल का इंटेंशन ऐसा नहीं था कि वो किसी कंपनी के थ्रू या किसी जो है इनडायरेक्टली किसी है ना एजेंसी के थ्रू रूल कर रहे थे। दे वर विलिंग टू रूल गोवा डायरेक्टली। इस बात को याद रखिएगा। 1518 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। ओके, अब यहां पर दोस्तों तीन अलग अलग तरीके के तो यूरोपियन कम्युनिटी को रखा गया, मतलब यूरोपियन कम्युनिटी को तीन तरीके से डिवाइड किया गया कि देखो पहला क्या था, एक ऐसा यूरोपियन जिसका जन्म पुर्तगाल में हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, रेनॉल। दूसरा ऐसा यूरोपियन जो कि किसी भी पोर्चुगीज कॉलोनी में जिसका जन्म हुआ, और तीसरा एक मिक्स्ड रेस यूरोपियन जो कि दोस्तों यूजुअली एक पोर्चुगीज का डिसेंडेंट हो सकता है। इसके बाद दोस्तों इनमें भी चार अलग अलग टाइप की नोबिलिटीज होती थी, है ना, अपर लेवल, लोअर लेवल और सब डिवाइडेड इनटू द मैरिड एंड अनमैरिड ओवरऑल। फिर दोस्तों इनमें भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी जो कि डिग्रेडोस, राइट, क्या कहलाती थी, डिग्रेडाडोस कहलाती थी। अब ये डिग्रेडाडोस क्या होते थे दोस्तों, ये दरअसल में ऐसे नए क्रिश्चियंस थे जो कि ऑलरेडी है ना ज्यूस या जिप्सीज या अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जिनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाया गया था। इनको खास तौर पर स्किल्ड नहीं माना जाता था, इनके लिए सिर्फ लेबरर्स की जॉब अवेलेबल रहती थी। आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं भारतीय सोसाइटी में उस समय जिस तरीके से शूद्र एक कास्ट सिस्टम का हिस्सा हुआ करते थे, वैसे ही दोस्तों यहां पर गोवा में भी पोर्चुगीज के द्वारा डिग्रेडाडोज को कंसीडर किया जाता था। दरअसल में कास्ट सिस्टम में जो कास्ट वर्ड है ना, ये कास्टा, इस तरीके का शब्द पोर्चुगीज भाषा या उस समय पोर्चुगीज जो है वो लैटिन भाषा से ही उन्होंने इस शब्द को इनहेरिट किया और भारत के आम बोलचाल में कास्ट जो वर्ड है वो यहीं से आया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदलती है। सिचुएशन क्या बदलती है कि 1759 में अगर आप देखें तो जेसुइट्स को एक्सपेल कर दिया गया था। जेसुइट्स दरअसल में पोर्चुगीज एम्पायर के द्वारा प्रमोट किए जाने वाले मिशनरीज हुआ करते थे जो दुनिया में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए हायर किए गए थे। यहां तक कि अकबर के कोर्ट में भी जेसुइट्स रिप्रेजेंटेटिव गोवा से ही गए थे। ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा मॉन्सेराट, अक्वावीवा, राइट, इस तरीके के। उसके बाद दोस्तों एक नेटिव गोवन कैथोलिक रिलीजियस ऑर्डर भी शुरू किया गया जिसको कि बोला गया ऑरेटोरियंस। क्या बोला गया? ऑरेटोरियंस। दोस्तों ये ऑरेटोरियंस कौन थे? दरअसल में क्रिश्चियन ब्राह्मण्स और क्रिश्चियन क्षत्रिय थे जो कि गोवा के नेटिव ब्राह्मण और क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर ली थी। आमतौर पर दोस्तों इन्हें आप खासकर ब्राह्मण्स को, रोमन कैथोलिक ब्राह्मण्स को आप पिंटो सरनेम से जान सकते हैं। इतना ही नहीं, गोवा में दोस्तों जो इंक्विजिशन शुरू किया गया था पोर्चुगीज के द्वारा, इंक्विजिशन मतलब कि एक तरीके से रिलीजियस अदालत, रिलीजियस कोर्ट, जिसने अगर किसी तरीके से गॉड के क्रिटिसिज्म में कुछ कहा तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए, उसको पनिश करने के लिए इंक्विजिशन कोर्ट चलाई जाती थी। तो गोवा में धार्मिक रूप से प्रताड़ना देने का सबसे बड़ा साधन था इंक्विजिशन कोर्ट, जिसे दोस्तों क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया। इसके अलावा पिंटो कॉन्स्पिरेसी, द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द पिंटोज, दोस्तों पिंटो रिवॉल्ट या पिंटो कॉन्स्पिरेसी जिसे कहते हैं, ये पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसी भी यूरोपियन पावर के अगेंस्ट सबसे पहला पॉपुलर रिवॉल्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड पॉपुलर रिवॉल्ट। हालांकि दोस्तों उस समय ब्रिटिश के अगेंस्ट सन्यासी रिवॉल्ट जैसे ऑलरेडी कुछ विद्रोह हो चुके थे, बट ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे वो इतनी अच्छी तरीके से जितना कि पिंटो रिवॉल्ट ऑर्गेनाइज्ड था। इन सब में अगर हम देखें कि तत्कालीन गोवा में वुमेन की क्या कंडीशन थी, तो दोस्तों वुमेन वेर नॉट ब्रॉट अलॉन्ग विद द पोर्चुगीज एक्सपेडिटर्स। बेसिकली उनके साथ ज्यादातर जो है लोकल महिलाओं की शादियां हुई, या ये कहें कि लोकल महिलाओं से शादियां की गई ताकि पोर्चुगीज यहां पर अपनी प्रोजेनी, अपनी नेक्स्ट जनरेशंस को एस्टैब्लिश कर सकें और ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है गोवा की उसको एक तरीके से पोर्चुगीज रंग ढंग में ढाल सकें। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ बैप्टाइज करने का रास्ता अपनाया, बल्कि उन्होंने मास लेवल पर रिलीजियस कन्वर्जन्स भी
प्रोक्योर किए। दोस्तों, रिलीजियस कन्वर्जन्स और तमाम तरीके की रिलीजियस एट्रोसिटीज के बाद अगर बात करें तो गोवा में एक ऐसा माहौल डेफिनेटली अराइज हो रहा था जिसके तहत गोवा के लोग अब पोर्चुगीज रूल से छुटकारा चाहते थे। दोस्तों, पोर्चुगीज रूल से छुटकारा पाने की कोशिशें तो खैर गोवा में 17th और 18th सेंचुरी से ही चल रही थी, लेकिन वो इंटेंसिफाई तब होती है जब 20th सेंचुरी भारत ब्रिटिश रूल से आजाद होता है। उससे इंस्पायर्ड होकर के दोस्तों गोवा में भी लिबरेशन के लिए एफर्ट्स तेज हो जाते हैं। भारत सरकार शुरू शुरू में न्यूट्रल स्टेट रखती है, खासकर पंडित नेहरू, उनका यह मानना था कि जैसे भारत में एक प्रोग्रेसिव मास मूवमेंट जनरेट हुआ और वैसा ही कुछ गोवा में भी होगा। लेकिन दोस्तों, गोवा के पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने ब्रिटिश इंडिया में होने वाली एक्टिविटीज को देखते हुए अपने यहां पर किसी भी तरीके के मास मूवमेंट पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से गोवा की जो आम जनता थी दे वर नॉट एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इन द सेम मैनर एज द ब्रिटिश इंडियंस वर डूइंग। जिसका नतीजा यह होता है दोस्तों कि आजादी के कई साल बाद तक भी भारत सरकार का स्टांस थोड़ा सा न्यूट्रल रहता है और अल्टीमेटली श्री कृष्ण मेनन जी के रिकमेंडेशन पर जब मिलिट्री एक्शन लिया गया गोवा में, तब जाकर के गोवा को आजादी मिलती है। लेकिन दोस्तों, क्या गोवा को आजादी इतनी आसानी से मिल गई थी, या फिर गोवा की आजादी में सैकड़ों लोगों ने अपनी बलिदान दिए, सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई? कितने लोगों का कैसा कैसा क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, लेट्स फाइंड आउट। तो दोस्तों, सबसे पहले देखें कि अगर गोवा में लिबरेशन की बात करें, गोवा में आजादी के संघर्ष की शुरुआत करने वाले सबसे शुरुआती लीडर जो हुआ करते थे, हिज नेम वाज ट्रिस्टाओ दे ब्रगैंजा, राइट। सो बेसिकली टी बी कुन्हा या ट्रिस्टाओ दे ब्रगैंजा कुन्हा, ये एक फ्रेंच एजुकेटेड गोवन इंजीनियर हुआ करते थे और ये दोस्तों पहले ऐसे एक्टिविस्ट बनते हैं जो कि गोवा में लिबरेशन, मॉडर्न आइडिया ऑफ द स्टेट्स लिबरेशन को प्रोपेगेट करते हैं। दोस्तों, 1928 में इन्होंने गोवा कांग्रेस कमेटी की स्टैब्लिशमेंट की और एक बुकलेट रिलीज की जिसका नाम था 400 ईयर्स ऑफ द फॉरेन रूल, 400 है ना, विदेशी शासन के 400 वर्ष। दोस्तों, बेसिकली इनका पर्पस क्या था कि गोवा के लोगों को विदेशी शासन के बारे में बताया जाए। देखिए क्या होता है, किसी भी फॉरेन रूल के दौरान ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है कि आप जो रूल्ड पॉपुलेशन है, रूल्ड पब्लिक है, उनको ये एहसास दिलाएं कि वो गुलाम हैं। गुलामी का एहसास दिलाना एक सबसे बड़ा और सबसे क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि उसके बाद फिर पब्लिक जब एक बार जाग जाती है, उसके बाद दे आर एबल टू टेक देयर ओन कोर्स ऑफ एक्शन अंडर द कैपेबल लीडरशिप एंड गाइडेंस। सेम यही रोल दोस्तों ब्रगैंजा कुन्हा ने भी प्ले किया था। इसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों, इसके बाद आमतौर पर गोवा कांग्रेस कमेटी को इंडियन नेशनल कांग्रेस से या इंडियन नेशनल कांग्रेस के तमाम लीडर्स से, इंक्लूडिंग सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जितने भी कंटेम्पररी यंग लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन सभी का अश्योर्ड सपोर्ट यहां पर उन्हें मिलता है। उसके बाद दोस्तों एक और प्रोग्रेस ये होता है कि गोवा कांग्रेस कमेटी, राइट, गोवा कांग्रेस कमेटी का जो मेंबरशिप होता है वो बेसिकली दोस्तों कांग्रेस के कई लीडर्स को भी प्रोवाइड किया जाता है। यहां तक कि 1938 में दोस्तों जो कुन्हा है, ये बेसिकली गोवा कांग्रेस कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात करते हैं, जिस साल दोस्तों 1938 में, है ना, हरिपुरा में कांग्रेस का सेशन हुआ था। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 1920s और 1930s में कांग्रेस के और गोवा कांग्रेस कमेटी के इंटीग्रेशन या कहें कि एक इंटरैक्शन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इन सब के बीच भारत को आजादी मिल जाती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर गोवा में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, इट वॉज ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड। लेकिन 1946 के जून के महीने में हवा बदल जाती है, समय बदल जाता है। दरअसल में भारत के समाजवादी नेता श्री राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये गोवा जाते हैं, है ना, अपने दोस्त
जूलियो मेनेजिस से मिलने के लिए। ये जो जूलियो मेनेजिस हैं बेसिकली, ये दोस्तों एक जाने माने स्कॉलर थे, जाने माने लीडर थे और एक प्रखर राष्ट्रवादी भी थे। उनसे मिलने के बाद चीजें पूरी तरीके से बदल जाती हैं। अब आप देखेंगे कि गोवा में दोस्तों, गोवा में बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों? अगर आप देखें, गोमांतक प्रजा मंडल है ना। ये गोमांतक प्रजा मंडल जो है, ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों स्टैब्लिश बॉम्बे में हुआ था, लेकिन इट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पीपल ऑफ गोवा। इतना ही नहीं, इन्होंने गोमांतक नाम का न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया। आगे चल करके दोस्तों राम मनोहर लोहिया की एडवाइस पर गोवा में पहली बार सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी शुरू किया जाएगा। दोस्तों ये एक धीमी ही सही लेकिन एक सॉलिड शुरुआत थी गोवा के इंडिपेंडेंस की तरफ। अगर आप देखें तो यहां पर दोस्तों 18 जून 1946 को, जिसे आज हम गोवा रिवॉल्यूशन डे के तौर पर मनाते हैं, यहां पर दोस्तों राम मनोहर लोहिया और ब्रिगेंजा कुन्हा और जितने भी बाकी के लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर जुलियाओ मेनेजिस, इन सब लीडर्स ने एक सिविल डिसोबीडियंस को ऑर्गेनाइज किया और जिसके बाद गवर्नमेंट को पहली बार सामना करना पड़ा एक मास प्रोटेस्ट का। दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था गोवा की यात्रा की तरफ। अब गोवा पोर्चुगीज रूल के सामने अपनी जुबान खोलना और अपने प्रोटेस्ट को दर्शाना सीख रहा था। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है दोस्तों, और गोवा में एज इट हैपेंड इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, गोवा में भी उसी तरीके से मॉडरेट स्ट्रैटेजी के बाद एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रैटेजी की शुरुआत हो जाती है। वहां पर भी सिविल डिसोबीडियंस और न्यूज़पेपर से प्रोटेस्ट करने के बाद अब समय आ गया है कि क्रांतिकारियों की जर्नी शुरू हो। तो दोस्तों यहां पर कल अलग अलग तरीके के क्रांतिकारी संगठन बनाए जाते हैं, जैसे कि अगर देखें तो आजाद गोमांतक दल या जैसे कि यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवा। ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के पीछे दोस्तों अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स का हाथ रहा, जैसे कि प्रभाकर विट्ठल सिनारी या नाना काजरेकर। नाना काजरेकर दोस्तों पुणे से एक रेसलर हुआ करते थे। सुधीर फड़के ये मुंबई के एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे। और दोस्तों इन सब ने मिलकर के आजाद गोमांतक दल को एस्टैब्लिश किया, जो कि आगे चल करके दोस्तों एक कोएलिशन बनाएगा बाकी के क्रांतिकारियों के साथ और उसे कहा जाएगा द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, और बेसिकली उसको क्या बोलेंगे, है ना, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ लिबरेशन। दोस्तों भारत सरकार ने इन सभी मामलों में क्या किया? भारत सरकार दरअसल में डायरेक्टली अगर इंटरवीन करती तो शायद बात बिगड़ सकती थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पुर्तगाल जो है वो नेटो अलायंस का एक मेंबर भी था। नेटो दोस्तों उस समय एक कोल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव में बनाया गया एक अलायंस था, जो कि मिलिट्री कोऑपरेशन या मिलिट्री कोलैबोरेशन के बेस पर आधारित था, जिसको लीड कर रहे थे यूएस और तमाम कैपिटलिस्ट कंट्रीज जैसे कि यूके, जो कि नॉर्थ अटलांटिक के कोस्टल एरिया पर स्थित देशों का एक मिलिट्री संगठन था। और पुर्तगाल उसका मेंबर होने के नाते कम से कम ऑन द पेपर बहुत ही पावरफुल माना जाता था, क्योंकि दोस्तों नेटो के संबंधों के इस तरीके के बेसिस होते थे कि अगर एक देश पर किसी ने अटैक किया तो उसे बाकी के सभी देशों के लिए प्रोवोकेशन माना जाएगा और सारे देश मिलकर के उस एक मेंबर को डिफेंड करेंगे। तो भारत इसी वजह से डायरेक्ट इंटरवीन करने में थोड़ा संकोच कर रहा था। लेकिन भारत ने उस समय के जितने भी ये है ना रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे उनको पूरी तरीके से सपोर्ट किया, फाइनेंशियली या फिर लेजिस्लेटिव जो है मेथड्स के थ्रू कुछ ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करके या इनडायरेक्टली भी सपोर्ट करने की कोशिश की गई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी का रोल यहां पर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकती तो कैसे करेगी, तो भारत सरकार ने पुर्तगाली सरकार से एक रिक्वेस्ट किया कि भाई आप जो हैं आप गोवा को लेकर के किस तरीके की सोच रखते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमसे बातचीत करिए। गोवा को ट्रांसफर करने के बारे में आपका क्या ख्याल है, उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी रखिए। दरअसल में दोस्तों पोर्चुगीज गवर्नमेंट का इस बारे में बिल्कुल
कह सकते हैं बिल्कुल स्टर्ड और बहुत ही रूड रिएक्शन था। दोस्तों पुर्तगाल ने साफ कर दिया कि देखिए भाई गोवा के ऊपर कोई बात नहीं होगी, गोवा जो है वो हमारी टेरिटरी है, और क्योंकि गोवा हमारी टेरिटरी है, ये कोई कॉलोनी नहीं है, तो इस पर किसी तरीके के ट्रांसफर ऑफ पावर का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है दोस्तों, इतना ही नहीं, उस समय गोवा का शासन जो है दोस्तों वो सालाजार नाम के एक डिक्टेटर के हाथों में था, जिसने ये कहा कि भाई गोवा की गवर्नमेंट ने सबसे पहली बार 1518 में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया था। इतना ही नहीं, 1576 से तो गोवा जो है वो पुर्तगाल का एक प्रोविंस था। तो भारत सरकार या रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो कि ये दावा कर रहा है कि गोवा उनका प्रदेश है, वो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। तो हाउ कैन दे डिमांड फॉर द प्रेजेंस ऑफ गोवा? ठीक है ना, तो भारत सरकार की तो कोई एग्जिस्टेंस का सवाल ही नहीं पैदा होता गोवा में। दोस्तों इस तरीके के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 जून 1953 को गोवा में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में अपना जो एम्बेसी का ऑफिस खोला था उसे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, अपने मिशंस को विड्रॉ कर लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने उसके बाद से इनडायरेक्ट तरीके से गोवा की, दादरा नगर हवेली की और दमन दीव की जनता को न सिर्फ पुश करना शुरू किया बल्कि उनको एनकरेज किया। प्लस क्योंकि ये जितने भी एक्सक्लेव्स थे पुर्तगाल के, वो मोस्टली भारत के ऊपर डिपेंडेंट थे अपनी सप्लाईज के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब यहां पर थोड़ा सा पैसिव प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा दोस्तों क्या होता है? नतीजा यह होता है कि 1954 में दादरा नगर हवेली, दोस्तों दादरा और उसके बाद फिर नागर हवेली, ये दोनों एनक्लेव्स जो हैं इनके ऊपर आम जनता, मतलब एक तरीके से आर्मलेस रिवॉल्ट के थ्रू इन इलाकों पर कब्जा कर लिया गया। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जब गोवा की पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने देखा कि दादरा नगर हवेली के इलाकों पर कब्जा कर लिया गया, तब जाकर के दोस्तों वहां से मिलिट्री रिपरक्यूशंस की शुरुआत हो जाती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को जो है एक मंच पर लाने के लिए इस समय 1953 में डॉक्टर टीबी कुन्हा जो है ना, ब्रिगेंजा कुन्हा जो है, उन्होंने ऑलरेडी सभी संगठनों को एक कर दिया था। ठीक है, और इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से दोस्तों ये हुआ कि जितने भी एम्बिशियस सपोर्टर्स थे गोवा के लिबरेशन के, वो चाहते थे कि वो गोवा में जाकर के कंट्रीब्यूट करें, यही सही मौका है। लेकिन दोस्तों भारत सरकार थोड़ा सा हिचक रही थी, थोड़ा सा अभी भी बैक स्टेज पर एक्ट करने की कोशिश कर रही थी। पंडित नेहरू ने बैन लगा दिया कि कोई भी ऐसा इंडियन जो कि गोवा जाना चाहता है उसे गोवा जाने के लिए परमिट नहीं मिलेगा। ठीक है, पोर्चुगीज ने तो ऑलरेडी बैन कर रखा था, पंडित नेहरू रिस्पॉन्डेड द सिमिलर वे। और खासकर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पहला जत्था गोवा में एंटर करने वाला था उससे ठीक 2 दिन पहले यह बैन लगाया गया। ठीक है, अब दोस्तों भारत सरकार उस वक्त भी इनडिसाइसिव मोड में ही हुआ करती थी, मतलब डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत यह आ रही थी कि भारत के 15 अगस्त आजादी का दिन 1954, जिस साल दादरा नगर हवेली आजाद हुआ, दोस्तों 3 छोटे छोटे सत्याग्रहियों के बैचेस जो हैं वो गोवा में प्रवेश कर जाते हैं और ये माना गया एज एक्सपेक्टेड उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर बेतहाशा जुल्म किए गए। और दोस्तों इतना ही नहीं, कुछ को गोवा में, कुछ को पुर्तगाल में भेज करके टॉर्चर किया गया। यहां से बात थोड़ी सी खराब होने लग जाती है, यहां से भारत सरकार का रवैया थोड़ा सा सख्त होने लगता है। भारत ने इसको बड़ी ही हार्शली क्रिटिसाइज किया कि इस तरीके के जो है बिहेवियर को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है, भारत सरकार ने चेतावनी तो दे दी कि भाई बड़े ही गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, भारत की पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें कि खासकर सोशलिस्ट पार्टी जितनी भी थी, जैसे कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर सभा, हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट पार्टीज, दोस्तों इन सब ने
अपने अपने संगठन, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को गोवा, दमन, दीव में सत्याग्रहियों के तौर पर भेजने की शुरुआत कर दी। अगले साल 15 अगस्त 1955 लगभग 3000 वॉलंटियर्स, जिसमें कि महिलाएं भी शामिल थी और कई सारे यंगस्टर्स भी शामिल थे दोस्तों, इन्होंने गोवा में अलग अलग इलाकों से प्रवेश कर लिया। पोर्चुगीज मिलिट्री ने बहुत ही ब्रूटली लाठीचार्ज किया और दोस्तों गोलीबारी शुरू कर दी। कई सारे सत्याग्रही मारे गए। न सिर्फ कई सारे सत्याग्रही मारे गए, बल्कि पुर्तगाली फोर्सेस ने दोस्तों बिना किसी चेतावनी के जब गोलियां चलाना शुरू की, तब ये एक तरीके से गोवा का जलियांवाला बाग हत्याकांड बन गया था। इंडिया इस तरीके के स्टेप से बुरी तरीके से शॉक्ड रह गया। अब दोस्तों गवर्नमेंट का जो इनडिसाइसिवनेस है वो खत्म हो चुका है। भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके वॉलंटियर्स जो हैं, वो 3000 से ज्यादा की संख्या में गोवा में गए। वहां पर उन्होंने सत्याग्रह करने की कोशिश की, उनके ऊपर गोलीबारी हुई, वो मारे गए कई लोग। तो अब गोवा से नेगोशिएट करने का तो कोई सवाल नहीं उठता था। फिर भी दोस्तों, याद रखिएगा, दादरा नगर हवेली को जब भारत में एक तरीके से भारत की मदद से जब पुर्तगाल से आजाद करवाया गया था 1954 में दोस्तों, तो पुर्तगाल इस मामले को लेकर के यूनाइटेड नेशंस में गया। यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यह मैटर जाता है। वहां से फैसला क्या आता है, वहां से उन्होंने यह बताया कि भाई पुर्तगाल का जो क्लेम है वो बिल्कुल सही क्लेम है। लेकिन फिर भारत के आर्ग्यूमेंट को भी उन्होंने सपोर्ट किया कि हम अपने इलाके से भला पुर्तगाली फोर्सेस को क्यों आने दें, पुर्तगाली सप्लाईज को क्यों आने दें भला, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों मैटर अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा था। और भारत, क्योंकि भारत उस समय एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, क्योंकि भारत उस समय किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं था, अनलाइक पुर्तगाल जो कि ऑलरेडी कैपिटलिस्ट ब्लॉक का, नेटो का मेंबर था, तो भारत के पास थोड़े से सेटबैक्स तो डेफिनेटली थे दोस्तों। लेकिन इस घटना के बाद, सत्याग्रहियों के ऊपर गोली चलाने की घटना के बाद, गोवा से कई सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स, कई सारे रिपोर्ट्स दुनिया के अलग अलग देशों को, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, अमेरिका, यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस तक में भी उन्हें भेजा गया एविडेंस के तौर पर कि देखिए सर, ह्यूमन राइट्स का क्या खतरनाक वायलेशन हो रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर देखें तो गोवा के पुर्तगाली गवर्नर को बदलने की कंडीशन अब आ चुकी थी। तो फाइनली क्या हुआ दोस्तों, फाइनली पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने लास्ट गोवा के जो गवर्नर थे, ठीक है ना, उनको अपॉइंट किया, जिसके बेसिकली दोस्तों 3 कंडीशंस जिनके सामने रखी गई थी। ध्यान रखिएगा, लास्ट पोर्चुगीज गवर्नर दोस्तों जब गोवा आते हैं तो गोवा की जनता ने उनके सामने 3 कंडीशंस रखी कि बॉस हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 3 शर्तें आपको माननी पड़ेगी हमारी। नंबर वन, पोर्चुगीज गवर्नमेंट को अलाउ करना पड़ेगा कि गोवा के लोग अपने इलाके को, अपने टेरिटरी को रूल कर सके। इतना ही नहीं, अगर देखें दोस्तों तो इन्होंने दूसरी शर्त क्या रखी कि गोवा के लोगों को अब दूसरे किसी पोर्चुगीज कॉलोनी के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं बनना है, चाहे मोजाम्बिक हो, चाहे फिर अगर बाकी के कॉलोनीज हो, उन सभी कॉलोनीज में अब गोवंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और तीसरी शर्त दोस्तों यह है कि पोर्चुगीज फ्लैग और ट्रूप्स भले ही गोवा में हों, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके से गोवा के लोगों को टॉर्चर करने का या फोर्स करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दोस्तों क्या आप यहां पर देख सकते हैं कि लगभग ये वैसी ही बात है जैसा कि जब भारत ने, या भारत की आजादी के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट से गांधी जी ने कुछ डिमांड्स रखी थी, याद करिएगा, या जैसे कि कुछ डिमांड्स नेहरू रिपोर्ट के दौरान रखी गई थी 1928 में। ये कुछ वैसी ही चीजें हैं। लेकिन जैसे ब्रिटिश लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, वैसे यहां पर पोर्चुगीज ने रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों इस समय जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड ये था कि भाई हमें बहुत डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करना है। इस स्टैंड से अब धीरे धीरे लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे थे। यहां तक कि एफ्रो एशियन समिट जब होती है दोस्तों 1961 में, तो 1961 के इस एफ्रो एशियन समिट में अफ्रीकन देशों की भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया कि भाई आफ्टर ऑल व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एटीट्यूड,
दोस्तों, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत अभी तक तो किसी भी संगठन का या किसी भी मल्टीनेशनल ग्रुप का मेंबर नहीं था, लेकिन अब दोस्तों भारत जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट के फाउंडर मेंबर्स के रूप में बन चुका है। नॉन अलाइन मूवमेंट दोस्तों, जिसमें शामिल थे भारत, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया और कई सारे ऐसे और देश जो नए नए आजाद हुए थे। अब आप देखें कि उसका इंपैक्ट क्या जबरदस्त पड़ता है कि अफ्रो एशियन समिट में अफ्रीकन देशों के द्वारा और बाकी के लीडर्स के द्वारा कॉन्फिडेंस दिए जाने पर भारत सरकार अब जाकर के आश्वस्त हो चुकी थी कि उन्हें मिलिट्री एक्शन लेना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, है ना, एमसी चागला जो कि भारत के राजदूत रह चुके थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उनका ये बाकायदा एक सरकार से प्ली या सरकार से रिक्वेस्ट था कि भाई इंडिया मस्ट मार्च ट्रूप्स टू गोवा। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखें तो इवन वहां की जनता भी, गोवा की जनता भी ये डिमांड कर रही है। ये न्यूज़पेपर दोस्तों, है ना, दिसंबर 13 का है और वहां की जनता भी डिमांड कर रही है कि मिलिट्री एक्शन होना चाहिए। दोस्तों, ऑलरेडी एयरफोर्स को, नेवी को अलर्ट पर रख दिया गया था। मतलब कंडीशंस अब काफी ज्यादा है ना ससेप्टेबल हो चुकी थी। हालांकि दोस्तों इनके अलावा भी अगर देखें तो ओवरऑल, है ना, पोर्चुगीज कॉलोनियलिज्म जो है उसके अगेंस्ट अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे थे, है ना। चाहे किसी भी तरीके से अगर हम देखें, चाहे भारत के विदेश मंत्री उस समय रहे वाईबी चौहान, या फिर दोस्तों चाहे पुर्तगाल के शासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का जो बयान हो, हर तरफ से मामला काफी गंभीर होता जा रहा था। ऐसे में दोस्तों ऑपरेशन विजय जो है वो इमिनेंट हो चुका था। ऑपरेशन विजय शुरू होने ही वाला था। दोस्तों, ऑपरेशन विजय के कई सारे हीरोज रहे हैं। फिर चाहे वो मतलब हम बात करें ना एयर वाइस मार्शल एरलिक पिंटो की। एरलिक पिंटो दोस्तों ये उस कमांड को लीड कर रहे थे, ओवरऑल ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, जिसके द्वारा गोवा के डैम्बुलिन एयरपोर्ट पर कम से कम 63,000 पाउंड्स बॉम्ब गिराए गए थे दोस्तों। और पूरी तरीके से गोवा के पोर्चुगीज एयरलाइंस को टेक ऑफ करने या वहां के एयरबेस को एक्टिवेट करने या वहां की नेवल शिप्स को रिटेलिएट करने से रोक दिया गया था, पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया था। तो इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा उसमें। हालांकि अगर हम डिटेल्स की बात करें दोस्तों, देखिए पुर्तगालियों ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया मैं आपको बता दूं कि देखो भारत की तरफ से तो पूरी तरीके से, है ना, 18 दिसंबर यानी कि आज के ही दिन ऑपरेशन विजय ऑफिशियली स्टार्ट होता है। आज के ही दिन आर्मी चीफ ने डायरेक्टिव्स भेजे जिसमें कि कम से कम 4 ऐसे टारगेट सेट किए गए थे दोस्तों। इन चारों टारगेट्स की अगर बात करें तो इनका ओवरऑल एक मकसद था कि पुर्तगाल को किसी भी तरीके से रिटेलिएट नहीं करने देना है, नंबर 1। नंबर 2, पुर्तगाल किसी भी तरीके से नेटो से मदद ले सके या उनकी मदद पहुंच सके उसके पहले ही पूरी तरीके से ऑपरेशन को क्लोज कर देना है। नंबर 3, इसमें जनता का सपोर्ट भारत की तरफ है, इस बात के सफिशिएंट प्रूफ्स होने चाहिए ताकि एक ग्लोबल प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जा सके पोर्चुगीज एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम देखें तो ये सारी चीजें होने के बाद भारत ने न सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स को बल्कि अपनी नेवी को भी अलर्ट पर रखा था दोस्तों। कई तरीके के, है ना, शिप्स वगैरह देखें, अगर 4 टास्क ग्रुप्स बनाए गए थे। एक सरफेस एक्शन ग्रुप, है ना, इसमें 5 शिप्स थे दोस्तों, मैसूर, त्रिशूल, बेतवा, ब्यास और कावेरी। एक कैरियर ग्रुप था जिसमें 5 शिप्स हुआ करते थे। इसके अलावा दोस्तों एक माइन स्वीपिंग ग्रुप बना था। इसके अलावा दोस्तों यहां पर सपोर्ट ग्रुप भी बनाया गया था। अलग अलग ग्रुप्स बना करके नेवी को भी पूरी तरीके से अलर्ट किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के द्वारा तीनों आर्म फोर्सेस को जॉइंटली मैन्यूवर करने वाला यह पहला ऐसा ऑपरेशन हुआ था। दोस्तों इसमें पोर्चुगीज ने कैसा रिस्पॉन्स किया? देखिए, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि पोर्चुगीज 1954 में दादरा नगर हवेली के घटना से ही बहुत ज्यादा शॉक में आ गए थे और उन्होंने
ऑलरेडी वहीं से अपना मिलिट्री बिल्डअप स्ट्रांग करना शुरू कर दिया था। ऐसा माना जाता था दोस्तों कि पुर्तगाल के लगभग 8,000 जो सैनिक हैं, जिसमें कि यूरोपियन, अफ्रीकन, इंडियन सब हैं, जिसमें से 7,000 जो हैं वो लैंड फोर्सेस एंड 250 ईच इन द नेवल एंड फिस्कल गार्ड्स, एंड बाकी के 600 जो हैं वो है ना नेवल और एयरफोर्स गार्ड्स के तौर पर शामिल थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो अलग अलग एस्टिमेशंस के मुताबिक 8,000 to 12,000 सोल्जर्स गोवा में मौजूद कर दिए गए थे आफ्टर 1954 एपिसोड। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 1958 में क्या होता है, नए गवर्नर जो हैं वो गोवा आते हैं। उनका यह मानना था कि अफ्रीकन एरियाज में, खासकर जो गोवा की कॉलोनीज थी मोजाम्बिक वगैरह में, वहां पर मोजाम्बिक वगैरह के इलाके जो हैं, या फिर दोस्तों इवन अंगोला वगैरह के जो इलाके थे, उन सब जगहों पर काफी ज्यादा ट्रबल हो सकता था, और इस वजह से वहां पर सोल्जर्स भेजना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों भारत सरकार इनर्ट थी, भारत सरकार का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था नहीं। वहां के गवर्नमेंट ने जो पुर्तगाल के नए गवर्नर जनरल को गोवा भेजते हुए अलर्ट जारी किया था कि कुछ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन से सावधान रहें। उन ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हम्बल। तो ऐसे में है ना, ई सिल्वा जो कि नए गवर्नर थे, उनको लगता है कि यहां पर ट्रूप्स की जरूरत नहीं है, एंड ही सेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ द ट्रूप्स टू अफ्रीका। अब दोस्तों गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाती है। हुआ यह था कि मार्च 1960 में पोर्चुगीज डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आता है। उन्होंने सालाजार को यह कहा कि सर, ये अगर हमने रिटेलिएट किया या फिर हमने अगर सोचा भी कि गोवा में हमें मिलिट्री एक्शन करना है, भारत के अगेंस्ट करना है, इट विल बी अ सुसाइडल स्टेप। लेकिन सालाजार डिक्टेटर था एंड ही डिड नॉट बॉदर व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस मिनिस्टर और हिज पोर्चुगीज गवर्नर इन गोवा। नथिंग मैटर्ड टू हिम। वो पूरी तरीके से रिटेलिएशन के मोड में था। दोस्तों उसका स्टेटमेंट बिल्कुल साफ था, डू नॉट एक्सपेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रूस और द पोर्चुगीज प्रिजनर्स एज देयर विल बी नो सरेंडर rendered because I feel that our soldiers and sailors can be either victorious or dead. मरेंगे या मार डालेंगे, जीतेंगे या मारे जाएंगे, इस तरीके की बातें सालाजार जो है वो कहता था। दोस्तों इसके बाद अगर देखें तो अब पोर्चुगीज आर्मी के पास भी, खासकर जो गोवा में पोर्चुगीज आर्मी थी, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। दे ऑल्सो लेड टू द रिटेलिएशन एट अ वेरी एक्सटेंसिव स्केल। हालांकि ये रिटेलिएशन जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल रिटेलिएशन था। प्रैक्टिकली अगर देखें दोस्तों तो पुर्तगाल की सिचुएशन कुछ ऐसी थी, आप समझे जरा, कि पुर्तगाल के आर्म फोर्सेस के द्वारा, है ना, जिसका नाम बेसिकली क्या था दोस्तों, द आर्म फोर्सेस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा रिटेलिएट किया गया। उनके पास ना तो प्रॉपर नंबर ऑफ सोल्जर्स थे, ना तो प्रॉपर कह सकते हैं कि एम्यूनिशंस मौजूद थे या वेपन्स मौजूद थे। तो इट वाज ऑलमोस्ट अ नल एंड वाइड काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर पुर्तगाल। ठीक है दोस्तों, यहां पर 28 दिसंबर 1958 को जब जनरल वसालो ई सिल्वा को अपॉइंट किया गया, तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोल्जर्स को भेज दिया था अफ्रीका। अब अफ्रीका भेजने के बाद जब ऑपरेशन विजय शुरू हुआ 17 दिसंबर सुबह, है ना, 9:45 पर गोवा में झड़पें स्टार्ट हो गई। लेकिन ऑफिशियल डेट ऑपरेशन विजय की वो 18 दिसंबर को माना जाता है, सुबह 7:30 बजे। दोस्तों अपने एक पुराने इंटरव्यू में जो कि उन्होंने 1980 में दिया था, उसमें ई सिल्वा जो कि लास्ट गवर्नर थे पुर्तगाली गोवा के, वो बताते हैं कि 17 तारीख की शाम के 5:30 बज रहे थे और तब तक उन्हें किसी ने आकर के पीछे से थोड़ा सा इशारा किया और उनके कानों में वो कहा कि भारत की सेना जो है वो हमारे बॉर्डर्स तक आ गई है। ई सिल्वा ये रिकॉल करते हैं कि उस समय उनको कुछ भी ऐसा सूझ नहीं रहा था कि वो कैसे इसको रिएक्ट करें। हालांकि दोस्तों सालाजार ने उनको साफ साफ ये आदेश दे रखा था कि आपको 8 दिन तक
8 दिन तक कम से कम जरूर रजिस्टर करना है, तब तक हम मदद का जुगाड़ कर लेंगे। और अगर बाई चांस नहीं होता है तो आप सभी पूरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ वहां से निकल जाइए और साथ ही साथ सेंट फ्रांसिस जेवियर की अस्थियां, उनके रिमेन्स भी आपको लेकर आना है। दोस्तों, ये ऐसी शर्तें थी जिसको लेकर के शायद ई सिल्वा खुद भी उतने कंफर्टेबल नहीं थे। ठीक है, तो होता क्या है कि भारत की एयरफोर्स ने इस चीज को पहले ही भांप लिया था कि यहां से डेफिनेटली पोर्तुगीज जो हैं वो बाहर से मदद लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में उनके कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय करना सबसे पहला काम था। तो दोस्तों क्या होता है, 7:30 बजे दोस्तों हैवी शेलिंग होती है डाबलिम एयरपोर्ट और मर्मगाओ हार्बर दोनों पर। और इसके तहत जब गवर्नर जनरल जो इमरजेंसी एग्जिट करना चाहते थे, वो प्लान भी पूरी तरीके से फेल हो चुका था। दोस्तों इतना ही नहीं, पुर्तगाल ने गोवा की तरफ नेवल वॉरशिप्स भेजने का एक प्लान बनाया, लेकिन वहां पर काम आया पंडित नेहरू का एक ऐसा दोस्त जो उन्होंने अपने नॉन अलाइन मूवमेंट के तहत बनाया था। दोस्तों, भारत ने अरब इजराइल वॉर के दौरान, ध्यान रखिएगा, अरब इजराइल वॉर के दौरान भारत ने इजिप्ट का सपोर्ट किया। भारत ने सुएज क्राइसिस के दौरान इजिप्ट का सपोर्ट किया। इसका नतीजा यह निकला कि इजिप्ट जो है वो भारत का सपोर्ट करता है। और वो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये सपोर्ट कैसे करेगा कि पोर्चुगीज अपने वॉरशिप्स को सुएज कैनाल के रास्ते भारत भेजना चाहते थे, लेकिन गमाल अब्दुल नासिर जो कि उस समय इजिप्ट के लीडर हुआ करते थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी। और दोस्तों ये जो शिप आप देख रहे हैं, बेसिकली अगर आप देखें तो ये शिप, इसका नाम है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है ना। ये पोर्चुगीज का शिप था गोवा में, जो कि दोस्तों इमरजेंसी एग्जिट के लिए बचा कर रखा गया था, हालांकि जापानीज शिप था ओरिजिनली। एंड नॉट ओनली दैट, इसमें कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी अवेलेबल थी। इंडियन एयरफोर्स ने और नेवी ने मिलकर के इस शिप को भी डिमोलिश कर दिया। अब दोस्तों रेडियो भी डैमेज हो चुका है, तो पोर्चुगीज के लिए कम्युनिकेशन जो है वो अपने अल्फोंसो डी अल्बुकर्क से ही वो बनाया जा सकता था। लेकिन दोस्तों इंडियन क्रूजर्स ने क्या किया, इस जहाज को भी डिमोलिश कर दिया, जैसा कि मैंने आपसे बताया। लेकिन ध्यान रखिएगा, हालांकि इस जहाज पर जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो जैसे तैसे बच करके निकलने में कामयाब रहे, बट स्टिल दोस्तों अगले ही दिन अब गोवा में पैनिक फैल चुका था। गोवा में अब अफरा तफरी फैल चुकी थी। तो भारत की वायुसेना के द्वारा पैम्फलेट्स गिराए गए, आम जनता को एड्रेस करते हुए पैम्फलेट्स गिराए गए कि आप लोगों को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग सुरक्षित जगहों पर रहें, हम सिर्फ पोर्चुगीज एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, आप सब हमारे अपने हैं, आप सब के लिए ही हम यहां पर आए हैं। दोस्तों गोवा के लोगों ने इस तरीके से जुबिलेशन सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, इस तरीके से उन्होंने जुबिलेंटली अपने इस दिन को मनाया कि भारतीय वायुसेना और थल सेना के ग्राउंड पर पहुंचने से पहले ही अगर आप देखें तो दोस्तों पोर्चुगीज लोगों के द्वारा जिस तरीके से डिमोलिशन के एफर्ट्स किए जा रहे थे, मतलब आप ये समझिए कि पोर्चुगीज जनता को इस तरीके से खुश होता हुआ देख करके वहां का एडमिनिस्ट्रेशन बौखला गया। उन्होंने दोस्तों बैनस्टारिम, बोरिम और क्यूपेम ऐसे कई सारे अलग अलग इलाकों में क्या किए, ऐसे कई सारे अलग इलाकों में उन्होंने डायनामाइट एक्सप्लोजन्स करने शुरू कर दिए और मानो वो गोवा छोड़ने से पहले उसे पूरी तरीके से जमींदोज कर देना चाहते हो। फाइनली क्या होता है दोस्तों, फाइनली इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो 3 डायरेक्शन से मूव करती हैं। पोलैंड के रास्ते दक्षिण की तरफ से, देन अनमोड के रास्ते पूरब की तरफ से, और टेरेकोल एंड पैडनम के रास्ते नॉर्थ की तरफ से एंटर करती है। दोस्तों जो पोलैंड में पोर्चुगीज पोस्ट था ये पूरी तरीके से खाली हो चुका था, और साथ ही साथ जितने भी इलाके थे दोस्तों, चाहे वो कानाकोवा हो, चाहे वो पैडनम हो या सैंग्यूम हो, ये जितने भी इलाके थे ये ऑलरेडी पूरी तरीके से खाली करवा दिए गए। दोस्तों मापुका और ओल्ड गोवा भी शाम होते होते भारत के कब्जे में आ गया, और
उसके बाद आप देखें, जैसा कि होता है इस समय कई सारे अनसोशल या एंटी सोशल एलिमेंट्स थे दोस्तों, जिन्होंने है ना खजाने को लूटने की कोशिश भी की, और कई सारे पुर्तगीज लोगों के साथ जो है वो कुछ बदसलूकी भी की गई। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों क्या होता है, अल्टीमेटली भारत की सेनाएं पहुंच जाती हैं गोवा, और उसके बाद दोस्तों सालाजार जो है वो अब है ना पूरी तरीके से हेल्पलेस हो चुका था। सालाजार ने ऑलरेडी अपने गवर्नर जनरल को बोल रखा था कि भाई 8 दिन तक आपको होल्ड करना है, लेकिन गवर्नर जनरल जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ही वॉज नॉट एट ऑल विलिंग टू डू सो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंटरव्यू, हिज ओन स्टेटमेंट, वो चाहते थे कि जनता को नुकसान ना पहुंचे। वो चाहते थे कि जो गोवा उन्होंने जैसा देखा है वैसा ही वो छोड़ करके जाएं। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि इस तरीके की बातें जो हैं वो बाद में है ना डैमेज कंट्रोल के लिए भी बोली जा सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई क्या है? सच्चाई दोस्तों यही है कि भारत की सेनाओं के नीचे उतरने से पहले ही और भारत की सेनाओं के बमबारी के थ्रू पुर्तगीज पहले ही पूरी तरीके से डिमोलिश हो चुके थे, और आम जनता ने बड़ी ही खुशहाली के साथ, बड़ी ही खुशदिली के साथ उन्होंने अपनी फ्रीडम को डिक्लेयर किया। और 18th, 19th और 20th, ये 3 दिन का जो उन्होंने समय लिया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 18 से 19 दिसंबर, इन 2 दिनों में पूरी तरीके से ये ऑपरेशन कवर हो गया। और नेक्स्ट डे दोस्तों क्या होता है, नेक्स्ट डे गोवा बिकेम एब्सोल्युटली लिबरेटेड, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, यू कैन सी द Portuguese Governor General in Goa. He is signing the instrument of surrender in front of the Indian Army, and you can see the newspapers as well. दोस्तों आप देख सकते हैं कई सारे अलग अलग न्यूज़, अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने कवर की हैं, राइट। तो पोर्चुगीज ट्रूप्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें छपी, और ऑपरेशन विजय काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, और भारत ने दोस्तों एक नेटो अलाइड कंट्री को हरा करके अपने एक बहुत ही खूबसूरत राज्य को 450 या कहें कि 451 ईयर्स के बाद फाइनली आजाद कराने में कामयाबी पाई। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सबको भी इसी तरीके से हमेशा आज के दिन की तरह अपने देश पर गर्व होता रहे। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।